नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास हमारी BA तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। तो इतिहास विषय के दौरान हम आज अध्ययन करने वाले हैं क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय जब वो समय रहता है जिसमें ब्रिटिश कालीन जो मुगल काल का जो पतन हो जाता है और ब्रिटिश साम्राज्य का जो उदय होता है, उसी दौरान जो क्षेत्रीय शक्तियां जब केंद्रीय शक्ति निर्बल और कमजोर हो जाती है तो क्षेत्रीय शक्तियों का विकास होता है। और इन्हीं क्षेत्रीय शक्तियों में जो भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण जो योगदान और महत्वपूर्ण किरदार इनका रहता है, और उसी दौरान जो ब्रिटिश शक्ति होती है, ब्रिटिश सत्ता होती है, उससे इनके द्वारा संघर्ष किया जाता है, जिसमें पंजाब, मैसूर और अवध का नाम मुख्यतः रहता है और उनके बारे में हम चर्चा करें। और इसी के दौरान हमने मैसूर राज्य के बारे में पिछली क्लास में बात की थी। मैसूर राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हमने बात करते हुए आपको बताया था कि यहाँ पर जब विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है तो उसके पश्चात ही मैसूर राज्य का उदय होता है। विजयनगर साम्राज्य जो आपको भली भांति पता होगा, जो पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, हरिहर और बुका के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस राज्य की स्थापना की जाती। उसी दौरान अगर बात करें तो मैसूर राज्य का उदय होता है और उसी में जो तिरुमाल नाम का व्यक्ति होता है, ये तिरुमाल नाम का व्यक्ति जब विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है, विजयनगर में रामराय का शासन होता है, इसी के भाई के द्वारा, रामराय के भाई के द्वारा 1570 ईस्वी में जो अरविंदु वंश की स्थापना कर दी जाती है इसके द्वारा। और इसके द्वारा वेनुगोंडा जो विजयनगर के पास में कोई क्षेत्र होता है उसको अपनी राजधानी बनाते हुए नए राज्य की स्थापना इसके द्वारा कर दी जाती है। तिरुमाल के द्वारा स्थापना की जाए। तिरुमाल के पश्चात दो शासक और होते हैं जो विजयनगर साम्राज्य का अंग होते हैं, रंग द्वितीय और वेंकट द्वितीय। और वेंकट द्वितीय के समय में ही बात करें तो ये मैसूर राज्य का उत्थान होता है और मैसूर राज्य जो स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। जब बात करते हैं तिरुमाल के पश्चात रंग द्वितीय जो दूसरा शासक होता है, उसके पश्चात वेंकट द्वितीय के समय 1612 ईस्वी की बात है, वेंकट द्वितीय के द्वारा जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है और ये वेनुगोंडा को राजधानी बनाते हुए शासन करता है, तो इसके द्वारा 1612 ईस्वी में जो वाडियार नाम का एक व्यक्ति था उसे राजा की उपाधि दी, मैसूर के राजा की उपाधि इसके द्वारा दी गई और विभूषित की। और इसी वाडियार के नाम पे ही जो ये मैसूर पर वाडियार वंश का नाम चला और वाडियार वंश के शासक कहलाए। इसके पश्चात शासन करने के पश्चात अब मूलतः हम पढ़ेंगे जब हैदर अली का उत्कर्ष होता है, उसी दौरान इस वाडियार वंश के शासकों के द्वारा ही शासन किया जाए। ब्रिटिश काल की बात की जाए तो उस समय और मुगल साम्राज्य के पतन के समय यहाँ वाडियार वंश के शासकों द्वारा शासन किया जाता है। 1704 ईस्वी में जो वाडियार वंश के शासक होते हैं उनके द्वारा औरंगजेब से संधि कर ली जाती है और औरंगजेब की अधीनता को इनके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। 1612 ईस्वी से 1704 ईस्वी तक इनकी जो स्वतंत्रता बरकरार रहती है, उसके पश्चात इनके द्वारा दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। दिल्ली की अधीनता स्वीकार करने के पश्चात 1719 ईस्वी में जो मुगल मराठा संधि होती है उसके तहत मराठों को ये अधिकार दे दिया जाता है कि आप जो इस मैसूर राज्य से चौथ वसूल कर सकते हैं। और इसी बात को लेकर हैदराबाद के जो निजाम है और मराठों के मध्य संघर्ष होते रहते हैं और इन विकट परिस्थितियों में जो अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति रहती है, न तो केंद्रीय सत्ता पूर्ण रूप से सशक्त होती है। यहाँ मुगल शासकों की बात करें, औरंगजेब के पश्चात मुगल शासन का पतन शुरू हो जाता है और उसके पश्चात ही जो इस अराजकता और अव्यवस्था ब्रिटिश कालीन जो शुरुआती दौर था उसमें हैदर अली नाम के एक सुयोग्य और कुशल शासक को उभरने का अवसर मिलता है। उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। और हैदर अली और टीपू सुल्तान जो इसका पुत्र होता है, इनके मध्य जो अंग्रेजी ब्रिटिश सत्ता है उसके मध्य संघर्ष होता है, जिसमें भारतीय राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो आज हम अध्ययन करेंगे हैदर अली के उत्कर्ष के बारे में। हैदर अली के उत्कर्ष की बात की जाए तो हैदर अली का उत्कर्ष के लिए 3 परिस्थितियां जिम्मेदार है। 3 परिस्थितियां उसके लिए अनुकूल रहती है। अनुकूल परिस्थितियों की बात की जाए, जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था तो उस समय मराठों की शक्ति क्षीण हो जाती है। पानीपत का तृतीय युद्ध की बात करें तो पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली जो अफगान शासक है और मराठों के मध्य होता है। इसमें मराठों की शक्ति कमजोर हो जाती है। तो यहाँ पे मराठों की शक्ति कमजोर होने से हैदर अली को यहाँ
हैदर अली को अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न मिलती है। और उसके पश्चात आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष यहाँ शुरू हो जाता है। दक्षिण भारत में जो अंग्रेजों और फ्रांसीसी जो कंपनियां, इनके मध्य प्रतिस्पर्धा को लेकर जो आपस में युद्ध हो जाते हैं। इस कारण से जो कर्नाटक की समृद्धि का नाश हो जाता, कर्नाटक क्षेत्र में अराजकता और अव्यवस्था फैल जाती है। तो इन परिस्थितियों में हैदर अली को अपना वर्चस्व स्थापित करने का अवसर मिलता है और हैदर अली के द्वारा जो अवसर को देखते हुए अपना यहाँ शासन स्थापित कर लिया जाता है। उसके पश्चात बात करें तो हैदराबाद के निर्बल निजाम होते हैं, जो कमजोर शासक हैदराबाद के निजामों के अधीन ही पहले मैसूर का राज्य था, इनके द्वारा अधिकार जताया था। वो हैदराबाद के निजाम भी कमजोर हो जाते हैं और उसमें आसफ जंग की मृत्यु हो जाती है 1750 ईस्वी में। इनकी मृत्यु होने के पश्चात नासिर जंग है जो वहाँ के निजाम बनते हैं। हैदराबाद के निजाम नासिर जंग बनते हैं। तो उसी समय नासिर जंग की भी हत्या कर दी जाती है और नासिर जंग के विरोधियों के द्वारा हैदराबाद का खजाना लूट लिया जाता है। हैदराबाद का खजाना लगभग 75% 3/4 हिस्सा उनके पास होता है और यही हिस्सा हैदर अली, जब उसी वक्त हैदर अली यहाँ पे था हैदराबाद में, और हैदर अली के द्वारा उसके विरोधियों, नासिर जंग के विरोधियों को हराकर ये खजाना जो हैदर अली के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है और अपने स्थिति को सुदृढ़ करने में और अपने मैसूर के राज्य पर अधिकार करने में हैदर अली के ये खजाना भी काफ़ी सहयोगी होता है। उसके द्वारा इसके सैन्य शक्ति को बढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं हैदर अली के शुरुआती समय की और उस शुरुआती दौर की। तो हैदर अली का जन्म होता है 1722 ईस्वी में और बुद्धिकोट नाम का स्थान और मैसूर राज्य में स्थित है। इनके पिता होते हैं फतेह मोहम्मद। फतेह मोहम्मद कौन होते हैं? फतेह मोहम्मद भी मैसूर राज्य में जो एक सैन्य अधिकारी होते हैं और उनके द्वारा मैसूर राज्य की सेना में सेवा दी जाती है। जब हैदर अली 6 वर्ष का होता है उसी वक्त इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। छोटी सी आयु में इनके सर से पिता का साया उठ जाता है। और इनके दादा कौन होते? बहलोल लोधी होते। बहलोल लोधी कौन होते? जो पंजाब में रहते थे पहले, वो पंजाब से गुलबर्गा यानी कर्नाटक में जाकर बस जाते और इनके द्वारा ही सैन्य सेवाएं दी जाती है। अगर इनके जो पुश्तैनी कार्य की बात की जाए तो और हैदर अली के दादा और पिता भी सैन्य अधिकारी और सेना में ही इनके द्वारा सेवा दी गई थी और इसी वजह से हैदर अली एक कुशल योग्य शासक बन पाता है। और उसकी बात की जाए तो उसमें सैन्य गुण से सुसज्जित शासक होता है। उस समय बात की जाए तो मैसूर में जो शासन करने वाले राजा थे, मैसूर के राजा की बात की जाए जिस समय जो हैदर अली के द्वारा मैसूर पर अधिकार किया जाता है, चीका कृष्णराज द्वितीय थे। चीका कृष्णराज द्वितीय ये वाडियार वंश के शासक थे। वाडियार के द्वारा जो मैंने बताया 1612 ईस्वी में वाडियार वंश की स्थापना मैसूर में की गई और मैसूर को स्वतंत्र राज्य इनके द्वारा बनाया गया था। उसी वंश के शासक चीका कृष्ण ये नामात्र के शासक थे, दुर्बल शासक थे और इन्हीं के समय जो नंदराज और देवराज के नाम के 2 व्यक्ति थे जो मंत्री थे, उनके द्वारा शासन में हस्तक्षेप किया जाता था और मूलतः शासन संचालन उनके द्वारा ही किया जाता। इस अराजकता और अव्यवस्था को देखते हुए यहाँ अवसर मिलता है, हैदर अली को भी अवसर मिलता है। तो उसी समय बात की जाए तो खांडेराव नाम का जो दीवान होता है ये मराठा ब्राह्मण होता है। ये दीवान मैसूर राज्य का दीवान होता है और इनके द्वारा, उससे पहले अगर बात करते हैं हम, नंदराज और देवराज मंत्री होते हैं तो इनके द्वारा हैदर अली के द्वारा जो मैसूर राज्य में सैन्य सेवा कब से शुरू की जाती है तो 1749 ईस्वी में जो हैदर अली के द्वारा नंदराज जो व्यक्ति, ये मंत्री जिनका वर्चस्व यहाँ देखने को मिलता है दोनों भाइयों का, तो नंदराज के अधीन सैन्य सेवा शुरू कर दी जाती है 1749 ईस्वी में हैदर अली के द्वारा एक सैन्य अधिकारी के रूप में। और इनके सैन्य सेवा से, हैदर अली की सैन्य सेवा से नंदराज काफ़ी प्रसन्न होता है और नंदराज प्रसन्न होने के पश्चात नंदराज के द्वारा 1755 ईस्वी में जो डिंडीगुल का क्षेत्र है, ये मैसूर राज्य में था, डिंडीगुल के क्षेत्र का इसे सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है, फौजदार बना दिया जाता है। सेना में इसका प्रमोशन कर दिया जाता है और डिंडीगुल का इसे फौजदार बना दिया 1755 ईस्वी में। फौजदार बनाने के बाद निरंतर हैदर अली की जो शक्ति है उसका उत्कर्ष होता चला जाता है, निरंतर जो सैन्य स्थिति इसकी मजबूत होती चली जाती है हैदर अली की। तो बात करें तो उसी वक्त जो खांडेराव नाम का व्यक्ति, जो मैंने पहले जिक्र किया था, खांडेराव व्यक्ति ये कौन था?
ये मैसूर राज्य का दीवान था, यानी प्रधानमंत्री था। इसके द्वारा जो मैसूर राज्य की राजमाता चिक्का कृष्ण की जो माँ थी, उसको सलाह दी जाती है कि नंदराज का जो वर्चस्व बढ़ रहा है, इसका हस्तक्षेप बढ़ रहा है, इस वजह नंदराज के खिलाफ जो नंदराज को हैदर अली के द्वारा पराजित कर दिया जाए और नंदराज को इस राज्य से निष्कासित कर दिया जाए या उसकी हत्या करवा दिया, ये सलाह उसके द्वारा दी जाती। राजमाता के द्वारा खांडेराव देता है राजमाता को। राजमाता द्वारा हैदर अली का सहयोग मांगा जाता है। हैदर अली का सहयोग मांगने पर 1761 ईस्वी में हैदर अली द्वारा क्या किया जाता है, मैसूर के सिंहासन पर अधिकार कर लिया जाता है। हालांकि जो यह हैदर अली मैसूर के सिंहासन पर नहीं बैठते हैं और जो चिक्का कृष्ण द्वितीय है जो शासक है, उनके संरक्षक के रूप में ही शासन संचालन करता है मूल रूप से। हालांकि वास्तविक शक्ति हैदर अली के हाथ में आ जाती है और 1761 ईस्वी में जो यहाँ पे जो उसकी जो बात करते हैं नंदराज को पराजित हैदर अली के द्वारा कर दिया जाता है और खांडेराव को क्या कर दिया जाता है, इसको जेल में डाल दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। और जब 1776 ईस्वी में मैसूर के राजा चिक्का कृष्ण राज की मृत्यु हो जाती है, तब हैदर अली के द्वारा अपने आप को मैसूर का सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। इस तरीके से हैदर अली का उत्कर्ष होता है और हैदर अली के उत्कर्ष में किसी अन्य का योगदान नहीं, उसकी जो जज्बा और इच्छा शक्ति उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हैदर अली के उत्कर्ष में उसकी सैनिक और राजनीतिक योग्यता, उसकी योग्यता ही उसके उत्कर्ष का कारण रहती है। सैनिक और राजनीतिक योग्यता व व्यक्तिगत परिश्रम पर आधारित था उसका उत्कर्ष, न किसी की कृपा पे आधारित था और उसे अनुकूल परिस्थितियां मिली जिससे हैदर अली को मैसूर के राज्य पर जो अधिकार करने का अवसर प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो मैसूर राज्य में हैदर अली के उत्कर्ष के बारे में जाना है। हैदर अली का किन परिस्थितियों में उत्कर्ष होता है, किन परिस्थितियों में बात करें तो वाडियार वंश के जो निर्बल और अयोग्य शासक रहते हैं चिक्का कृष्ण राज द्वितीय, उन्हीं के समय हैदर अली को जो मैसूर राज्य में अपनी सैन्य क्षमता के अनुसार और अपनी योग्यता के अनुसार जो अवसर प्राप्त होता है और उसी अवसर को भुनाते हुए हैदर अली के द्वारा जो 1761 ईस्वी में जो मैसूर के राज्य पर अधिकार कर लिया जाता है। मैसूर के राज्य पर अधिकार करने के पश्चात उसका शुरुआती दौर हमने जाना कि उसके माता पिता के बारे में हमने जाना। उसके दादा जो हमेशा सैन्य परिवार से बिलोंग करते हैं और सैन्य परिवार से होने के सैन्य गुणों की क्षमता इनमें कूट कर भरी हुई थी और इन्हें जब उचित परिस्थितियाँ मिल जाती है जहाँ पे पानीपत का तृतीय युद्ध के दौरान जो मराठों की शक्ति कमजोर हो जाती है, उसके पश्चात अगर मराठों की शक्ति के पश्चात बात की जाए तो हैदराबाद के जो दुर्बल निजाम होते तब भी इन्हें अच्छा अवसर मिलता है अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने का। आसफजा और नासिर जंग होते हैं और वहीं से इनको खजाना मिल जाता है। जब ये डिंडीगुल के फौजदार बन जाते हैं 1755 ईस्वी में, डिंडीगुल के फौजदार बनने के पश्चात इनके द्वारा अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाया जाता है। सैन्य शक्ति को बढ़ाने के पश्चात इन्हें उचित अवसर मिलते ही इनके द्वारा मैसूर के राज्य पर अधिकार कर लिया जाता है। मैसूर के राज्य पर अधिकार जो 1761 ईस्वी में कर लिया जाता है और ये जो चिक्का कृष्ण राज द्वितीय के संरक्षक के रूप में रहते हैं 1761 ईस्वी और 1776 ईस्वी में इनके द्वारा अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। और सुल्तान घोषित करने के पश्चात जब इनकी महत्वाकांक्षाएं आपस में टकराती है, अंग्रेजों की, ब्रिटिश शासन की और यहाँ हैदर अली की, तो हैदर अली और इनके पुत्र टीपू सुल्तान के द्वारा जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी से निरंतर संघर्ष किया जाता है और भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। और इनके मध्य जो आंग्ल मैसूर 4 युद्ध होते हैं जिसमें 2 युद्ध हैदर अली के द्वारा लड़े जाते हैं और 2 युद्ध की बात करें तो 2 युद्ध लड़े जाते हैं टीपू सुल्तान के द्वारा, जिनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो और आपके जो भी सुझाव है, आपकी जो भी राय है वो आमंत्रित आप दे सकते हो और इतिहास विषय से संबंधित कोई अन्य जानकारी के लिए भी आप पूछ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।